हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 1 से लेकर के 4 तक अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के उसे देखिए। उसे देखने के बाद, उसे अच्छे से समझने के बाद, उसके बाद ही आप पार्ट 5 पर आएंगे। तो हम लोग इस पार्ट 5 में करने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी के नाम पर बस यही एक स्लाइड है ना। थ्योरी के नाम पर बस एक यही स्लाइड है। एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण। देखिए, त्वरित गति का तो सीधा सा मतलब है कि त्वरण है, और एक समान यानी कि एक समान त्वरण है, यानी कि वेग में परिवर्तन जो है समान दर से हो रहा है। अच्छा, जिस गति में त्वरण ही ना हो, जिस गति में त्वरण ही ना हो यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो, कहने का मतलब वेग जो है नियत हो, वेग नियत हो। वैसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे में समय लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय, तो वो यही फॉर्मूला है। तो जिस गति में वेग नियत हो, या फिर बोल दो कि त्वरण नाम का चीज ही नहीं है, त्वरण 0 है, एक समान वेग है, उस तरह के न्यूमेरिकल में हम लोग सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, और इससे हमारा काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रश्नों में त्वरण आ जाए, वैसे ही सवाल बनाने का जो फॉर्मूला है हमारे पास कई सारे निकल करके आ जाते हैं। अब त्वरण ऐसा हो सकता है कि एक समान त्वरण हो, यानी कि नियत त्वरण हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि असमान त्वरण हो। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी असमान त्वरण के ऊपर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही असमान त्वरण के ऊपर प्रश्न आएंगे तो वो वहां पर कैलकुलस इन्वॉल्व हो जाएगा, जो आपको पढ़ना नहीं है। कभी भी आपके एग्जाम में त्वरण वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर एक समान त्वरण होगा या फिर नियत त्वरण होगा, और या फिर त्वरण होगा ही नहीं होगा तो हम लोग इससे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर त्वरण है, एक समान त्वरण है, नियत त्वरण है, तब हमारे पास गति के 3 समीकरण आते हैं। गति के 3 समीकरण आते हैं, ये याद रखिएगा। जो पहला समीकरण है वो है v = u + at। जो दूसरा समीकरण है वो है s = ut + हाफ at²। और जो तीसरा समीकरण है वो है v² - u² = 2as। यहां पर देखिए, ये जो समीकरण है ये हमें संबंध बताएगा वेग और समय के बीच। वेग और समय के बीच ये v भी वेग है, u भी वेग है, और t हमारा समय है, a हमारा त्वरण है। वेग और समय के बीच जो ये दूसरा समीकरण है ये स्थिति और समय के बीच में संबंध को बताएगा, और जो तीसरा समीकरण है ये स्थिति और वेग के बीच में संबंध को बताएगा। ये गति के 3 समीकरण हैं, 3 इक्वेशंस हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ये सारे जो इक्वेशंस हैं हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब त्वरण क्या हो, नियत हो, एक समान त्वरण हो, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में एक समान त्वरण ही आएगा, असमान त्वरण नहीं आएगा। तो आप बिंदास होकर के आप इस वाले इक्वेशन को लगा सकते हो। जो u है ये है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, v जो है अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद s हमारा कभी विस्थापन हो सकता है तो कभी दूरी हो सकता है। जो t है ये हमारा समय है। तीनों समीकरण नियत त्वरण या एक समान त्वरण के लिए मान्य है। असमान त्वरण के लिए उपयुक्त तीनों समीकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही चीज मैंने आपसे कहा, अगर त्वरण है ही नहीं तब तो हम यहां से बनाएंगे। अगर त्वरण है, एक समान त्वरण आपको मिलेगा, नियत त्वरण आपको मिलेगा, तो आप इन गति के समीकरणों को लगा सकते हैं, और असमान त्वरण के ऊपर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। तो अब इन सारे फॉर्मूले के ऊपर हम लोग काफ़ी सारे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे, क्या सब हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिए गए समीकरणों में से किसे गति का समीकरण नहीं कहा जाता है। देखिए, गति का ये भी समीकरण है, पहला समीकरण, ये गति का दूसरा समीकरण, ये गति का तीसरा समीकरण, ये गति का समीकरण नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। गति के तीनों समीकरण मान्य है। गति के तीनों समीकरण मान्य है एक समान त्वरण के लिए, है ना, एक समान त्वरण के लिए। इसी को हम लोग नियत त्वरण भी बोल सकते हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गति का दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण, ये है पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण, ये है तीसरा समीकरण, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है, गति का कौन सा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। स्थिति यानी कि s और समय यानी कि t,
एस और टी के बीच संबंध को बताता है। जो पहला समीकरण है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो दूसरा है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है दूसरा समीकरण। वेग और समय के बीच में पहला समीकरण और वेग और स्थिति के बीच तीसरा समीकरण। एक स्कूटर चालू होने के ठीक 10 सेकंड में, एक स्कूटर चालू होने के ठीक बाद 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। स्कूटर का त्वरण ज्ञात करें। देखिए, स्कूटर चालू होने के ठीक बाद इनिशियल जो वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है, वो है 0। ठीक चालू होने के बाद, यानी कि पहले वो रेस्ट में था ना स्कूटर, तो प्रारंभिक वेग 0। अंतिम वेग देखो दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आंसर हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, यानी कि एसआई यूनिट में चाहिए। तो इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। इसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 दूनी में 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, समय कितना लगा इस वेग को प्राप्त करने में? 10 सेकेंड लगा है। त्वरण हमें चाहिए, त्वरण का सूत्र होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यही होता है। v हमारे पास 10 है, u हमारे पास 0 है, और समय हमारे पास 10 है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। d हमारा आंसर हो जाएगा, d हमारा राइट आंसर है। और ये जो फॉर्मूला है वो इस वाले फॉर्मूले से आया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि हमने क्या किया है कि गति का पहला समीकरण यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एक चलती हुई ट्रेन ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड में रुक जाती है। ट्रेन का प्रारंभिक वेग क्या है यदि इसका मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? देखिए, ट्रेन जो है प्रारंभिक कुछ स्पीड से चल रही थी, उसके बाद ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के 20 सेकंड के बाद जो ट्रेन है ये रुक जाती है, और दिया गया है कि मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मंदन बोले तो निगेटिव साइन के साथ त्वरण, यानी कि ऋणात्मक है हमारा त्वरण, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, मंदन के साथ हम लोग माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि त्वरण जो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए, जब भी आप ब्रेक लगाएंगे या फिर जब भी आपको लगे कि जो गति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो वाहन है या जो कार है, जो गाड़ी है या जो वस्तु है, पिंड है, वो धीरे धीरे रुक रही है, तो जब भी रुक रही है का मतलब ये हुआ कि जो गति की दिशा है उसके विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हुआ है। और जब भी गति के विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हो, हम वहां पर त्वरण जो है ऋणात्मक लेंगे, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोलेंगे। वो ऋणात्मक त्वरण जिसके कारण गति कम होने लगे, है ना, गति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे, उसे हम लोग मंदन कहते हैं। तो अब देखिए, हमसे पूछा गया है प्रारंभिक वेग, हमसे ये u पूछा गया है कि u क्या है। तो गति के आपके पास 3 समीकरण हैं। वो कौन सा समीकरण है जो u, v, t, a में रिलेशन बताएं? तो जो गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारा 0 है, u हमसे पूछा गया है, a हमारा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और t हमारा 20 सेकंड है। सब के सब एसआई मात्रक में है, तो u हमारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियली ट्रेन जो है 40 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर ब्रेक लगाया गया और 20 सेकंड के बाद ये ट्रेन जो है रुक जाती है। डी हमारा आंसर। एक पिंड 0.5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज सतह पर फिसलना शुरू करता है, लेकिन घर्षण के कारण इसका वेग 0.05 मीटर पर सेकंड 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से घटने लगता है। कितने समय के बाद यह पिंड रुक जाएगा? क्षैतिज सतह मतलब ये वाली ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अच्छा, इनिशियली जो पिंड है वो चल रहा था इस वाली स्पीड से 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इनिशियली इस स्पीड से चल रहा था। अब धीरे धीरे तो इसे रुकना ही है, क्योंकि भाई घर्षण भी यहाँ पे होता है, तो धीरे धीरे रुकना ही है। रुकने का मतलब क्या है? धीरे धीरे रुकने का मतलब धीरे धीरे गति कम होगी, उसके बाद रुकेगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि गति की दिशा ये है, तो डेफिनेटली त्वरण जो है विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, और जब त्वरण विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा तब हम त्वरण को ऋणात्मक लेंगे। घर्षण के कारण इसका वेग इसकी दर से घटने लगता है, और ये एक्चुअल में देखो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये आपको त्वरण आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे स्पीड कम होगी और बाद में जो पिंड है वो रुक जाएगा, यानी कि जो त्वरण है हमारे पास वो है ऋणात्मक 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनली ये जो पिंड है ये रुक जाएगा।
है ना, रुक जाएगा। कितने समय के बाद ये रुक जाएगा, यही पूछा है कि भाई इस स्पीड से रुकने तक कितना टाइम लगेगा। फिर से देख लो, u v t a में रिलेशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग वापस से लगाएंगे, ये गति का पहला समीकरण है। v हमारा 0 है, u हमारा 0.5 है, a हमारा हो जाएगा 0.05 और समय हमें चाहिए, तो यहाँ से हम समय निकालेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05, ये हमारा निकल करके आएगा 10 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक रेसिंग कार स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद, अब स्टार्ट जैसे ही बोल दे यानी कि u हमारा 0 हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद यानी कि समय जो है हमारा यहाँ पर 10 सेकंड है। कितनी दूरी तय करेगा यदि इसके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण है। त्वरण हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमसे पूछा है यहाँ पर s, कितनी दूरी तय ये कार जो है करेगी। कौन सा रिलेशन है, s में, u में, a में, t में, तो हमारे पास है गति का दूसरा समीकरण, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये हाफ है, a के स्थान पर 4 डालेंगे और t के स्थान पर 10 डालेंगे, तो 10 गुने में 10 हो जाएगा, 200 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील एक स्कूटर ब्रेक लगने के बाद -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है और रुक जाता है। मतलब पहले इस स्पीड से स्कूटर चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद डेफिनेटली जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम लोग ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि अब स्पीड घटने लगी है, ये त्वरण है। और फाइनली जो है ये स्कूटर रुक जाएगा। ऋणात्मक त्वरण काम कर रहा है तो फाइनली जो है रुकना ही है स्कूटर को, या फिर कोई भी पिंड हो। पूछा रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगा ये स्कूटर, यानी कि s हमसे पूछा गया है। तो s में, u में, v में, a में क्या रिलेशन है, गति का जो तीसरा समीकरण है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 2 है, a के स्थान पर -0.5 डालेंगे और s हमें चाहिए, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा -100 बट्टे में ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये 100 मीटर, 100 मीटर हमारा आंसर होगा। एक बस अपनी गति को 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देती है, उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तो बस की जो गति थी वो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आंसर हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 नंबर 18 हो जाएगा और 2 दाही का 20 हो जाएगा, यानी कि 50/9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हुआ, फिर 10 सेकंड के बाद देखा गया तो जो वेग था वो इतना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ 2 नंबर 18 और यहाँ पर हो जाएगा ये 25, 25 25 125, तो 125/9 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमारे पास u है, हमारे पास t है, हमारे पास v है, हमसे पूछा कि अच्छा त्वरण पूछा है ना, चलो ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे में t। v है 125/9 माइनस u है 50/9 और बट्टे में समय हमारे पास है 10 सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा 125 माइनस में 25/9 गुने में 10, यानी कि 75/90। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी हमारा आंसर आएगा, सॉल्व करके देखिए। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, जैसे ही बोलते विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि u हमारा 0, प्रारंभिक वेग 0। उसके बाद 5 मिनट में यानी कि 5 गुने में 60 यानी कि 300 सेकंड में
72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। यानी कि जो अंतिम वेग है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 चौक 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न त्वरण है। तो A इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v है 20, u है 0 और समय है 300 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपको u पता हो, जब आपको v पता हो 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकेंड में, और आपको पता हो कि ये एक समान त्वरण का केस है ना, नियत त्वरण का केस है। अगर आप अच्छा यहां पर समय भी आपको पता है 300 सेकेंड। जब आपको u पता हो, v पता हो, t पता हो और आपको मालूम है कि जो a है हमारा ये कांस्टेंट है, नियत त्वरण है, एक समान त्वरण है, और आपको s निकालना हो तो आप ये सूत्र भी याद रख सकते हैं, ये सूत्र भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। आपको त्वरण निकालने की आवश्यकता नहीं है। बनाते हैं हम लोग इस वाले फॉर्मूले से। u हमारा 0 था, v हमारा 20 है बट्टे में 2, समय हमारा 300 है, तो 2 दाही का 10 हो जाएगा। 10 गुने में 300 3003 किलोमीटर। जब एक समान त्वरण का केस हो, यानी कि त्वरण है लेकिन एक समान है, हम लोगों ने देखा ना त्वरण तो है ही 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी एक समान त्वरण हो और आपको u पता है, v पता है, t पता है और s पूछ दे तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्या है कि त्वरण निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित होकर, त्वरित मतलब त्वरण है और एक समान यानी कि एक समान त्वरण है, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। इतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो u हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। v हमारे पास देख लो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस वेग से इस वेग को प्राप्त करने में जो समय लगा वो 5 सेकंड लगा, लेकिन इस वेग से इस वेग को प्राप्त करने में कुछ दूरी भी तो ये कार चली होगी, वही दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो u पता है, v पता है, t पता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्वरण नहीं निकालने जाएंगे। त्वरण कुछ न कुछ तो यहाँ पर आने वाली है, एक समान त्वरण कुछ न कुछ तो यहाँ पर आने वाला है जो कि एक समान त्वरण है, लेकिन हम लोग त्वरण नहीं निकालेंगे, इससे बचेंगे। एक स्टेप हमें यहाँ पर कम झेलना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग इस पर बना लेंगे, डायरेक्ट हम लोग इस पर बनाएंगे। ये आप याद रखिए, s इज इक्वल टू u हमारे पास 5 है, v हमारे पास 10 है बट्टे में 2 गुने में जो समय है, तो ये 10 5 15 15 5 75 75 बट्टे में 2 यानी कि 37.5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से बोल दे यानी कि u हमारा 0 तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। 2 मिनट तक, 2 मिनट बोले तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 120 सेकंड, यानी 120 सेकंड तक इस वाले त्वरण से ये चलती है। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस वाले त्वरण से चलती है। इतने समय बाद बस की चाल और तय की गई दूरी होगी, यानी 120 सेकंड के बाद बस की चाल और तय की गई दूरी है। भाई 0 से स्टार्ट किया था, 120 सेकंड तक इस त्वरण के साथ जो ये बस है ये चलती है, यानी कि पर सेकंड, प्रत्येक सेकंड 0.51 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है। तो यही बताना है कि 120 सेकंड के बाद अगर प्रत्येक सेकंड 0.1 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ रही है तो 120 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी। यानी हमसे ये v पूछा है और साथ में हमसे s भी पूछा है कि 120 सेकंड तक कुछ ना कुछ दूरी तो चलेगी ना,
कितनी दूरी चलेगी। तो सबसे पहले देखिए यू टी ए वी में क्या रिलेशन है। तो जो गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमारे पास 0 है, ए हमारे पास 0.1 है, समय हमारे पास 120 है यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। 120 सेकेंड के बाद हम देखेंगे तो बस की स्पीड हो चुकी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है कितनी दूरी चल जाएगी, एस हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू 0 है तो यू टी 0, हाफ ए टी स्क्वायर, ए के स्थान पर हम लोग 0.1 डालेंगे और टी स्क्वायर है 120 गुने में 120, 2 छक 12 हो जाएगा, 0.1 इंटू में 60 इंटू में 120, 12 छक 72 हो जाएगा। उसके बाद आएगा 0 0 और फिर एक अंक के बाद दशमलव, 720 मीटर। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। अब यहां पर बोल रखा है कि गति के विपरीत दिशा में, अगर नहीं भी बोलता तो भी हमें पता है कि भाई ब्रेक अगर लगाया जाएगा तो जिस दिशा में गति है उसके विपरीत दिशा में ही त्वरण उत्पन्न होगा। अगर इस दिशा में गति है तो इस दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। ब्रेक लगाने के बाद जो त्वरण है वो गति के विपरीत दिशा में ही उत्पन्न होता है। तो यहां पर बोल रखा है गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है ये जो कार है। अब क्योंकि यहां पर बोल दिया है आपसे विपरीत दिशा में, इसीलिए आपको यहां पर माइनस चिन्ह के साथ त्वरण नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपको सोचना है कि अगर विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हुआ है तो डेफिनेटली ये जो त्वरण है वो माइनस साइन के साथ हम लोग लिखेंगे। तो कई तरीके से सवाल आपको दिया जा सकता है। इससे पहले हम लोग ने देखा मंदन दे दिया था, उसके बाद हम लोग ने देखा कि त्वरण बोल करके ऋणात्मक त्वरण दिया हुआ था। अब क्या है कि माइनस चिन्ह हटा दिया, ना ही मंदन लिखा है, बोल दिया गति के विपरीत दिशा में। अब आपको सोचना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि गति के विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हुआ है, मतलब त्वरण हमारा ऋणात्मक है, यानी कि ये एक्चुअल में मंदन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, यानी फाइनली कार तो रुक जाती है और समय कितना लगता है रुकने में, 2 सेकंड। इतने समय में तय की गई दूरी करना करें, यानी ब्रेक लगाने के बाद जो है रुकने में कार को कितना टाइम लगा, यानी कि हमसे पूछा गया है एस। अब एस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखो यू नहीं पता है। एक और फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहाँ देखो तो यू नहीं पता है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि आप ये भी याद रखो। तो सबसे पहले हम लोग u निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमारा 0 है, u हमें चाहिए, a हमारा 6 है और समय हमारे पास 2 है, यानी कि जो u है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। यानी जो कार है वो इस स्पीड से, इस वेग से चल रही थी, फिर लगाया गया ब्रेक, इतना त्वरण उत्पन्न हुआ और 2 सेकंड के बाद फाइनली जो कार है वो रुक जाती है। अब हमें चाहिए s, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में t। u हमारे पास 12 है, v हमारे पास 0 है, बट्टे में 2 और समय हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर। 12 मीटर जो है ये कार चल चुकी होगी रुकने तक। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, यानी कि u हमारे पास जो है ये है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी देखो ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट आपसे बोल ही रखा है कि -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर मान लो उसको माइनस हटाने का दिल करता तो यहाँ पर मंदन दे देता, या फिर बोलता गति की विपरीत दिशा में। तो सवाल के लैंग्वेज को चेंज करके आपको दिया जा सकता है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से। और फाइनली ट्रेन रुक जाती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? भाई ब्रेक लगाने के बाद कुछ न कुछ दूरी तो तय करेगी, वही हमसे पूछा गया है। हमसे एस पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? एस पूछा गया है। UAVS में रिलेशन है
जो गति का तीसरा समीकरण है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा 0 है, u हमारा यहाँ पर 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 625 2 माइनस में 0.5 इंटू में s, यहाँ से s हो जाएगा माइनस 625 माइनस 2 इंटू 0.5, यानी कि 625 मीटर ही हमारा आंसर, 625 मीटर। एक ट्रॉली का आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। एक ट्रॉली का आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, जो त्वरण है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद, यानी कि जो प्रारंभिक गति है वो 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। गति प्रारंभ लिखा है ना, गति प्रारंभ, जब भी गति प्रारंभ बोल दे यानी कि u हमारा 0। 3 सेकंड के बाद पूछा है कि वेग क्या है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दो। u हमारा 0 है, a हमारा 2 है और समय हमारे पास 3 है, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। फिर से गति प्रारंभ लिख रखा है, तो u हमारा 0 हो जाएगा और समय हमारा 10 सेकंड है। इस बार हमसे s पूछा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि u हमारा 0 है यहाँ पर। अब ये हाफ है, a हमारे पास 4 है, समय हमारे पास 10 है, तो 10 गुने में 10 हो जाएगा, 2 दूनी में 4 हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर हमारा आंसर। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, है ना, वर्टिकली अपवर्ड। जैसे मान लीजिए ये जमीन है और इस पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया, कुछ स्पीड से फेंका गया है जो कि हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये पत्थर सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये पत्थर सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा और ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में चला जाएगा। फाइनली जाते 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 एक हाइट पर ये रुक जाएगा और उसके बाद वो वहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए u जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, v हमारा 0 है। अब हम जानते हैं पत्थर को हमने ऊपर फेंका है, ये गति की दिशा है, और हम ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे ये पत्थर जो है रुकने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जो है इसका जो वेग है वो कम होने लगेगा, इसकी चाल जो है कम होने लगेगी, क्योंकि नीचे की ओर एक त्वरण काम करता है जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। नीचे की ओर एक त्वरण काम करता है जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। a बराबर g होगा, और इस केस में जो a बराबर g है वो एक्चुअल में a बराबर माइनस g होगा, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। वैसे भी हमें सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है नीचे की ओर दिष्ट त्वरण ये है, नीचे की ओर। तो भाई गति तो ऊपर की ओर है लेकिन त्वरण नीचे की ओर है, मतलब हम त्वरण यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे। जब भी ऐसा केस आए कि भाई त्वरण आपको गति के विपरीत दिशा में लेना हो तो आप क्या करेंगे, त्वरण को ऋणात्मक लेंगे। वैसे अगर सवाल में नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग यहाँ पर a बराबर -g ही डालते, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो चलो और अच्छी बात है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेंगे। क्यों माइनस, क्यों? क्योंकि समय के साथ यहाँ पर जो वेग है ये कम हो रहा है, समय के साथ चाल यहाँ पर कम हो रही है। पूछा है कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। पत्थर को मतलब पत्थर जो है कितने हाइट पर जाने के बाद ये रुक जाएगा, मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, बेसिकली सवाल यही है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, और यही हमें s बताएगा। तो गति का तीसरा समीकरण लगाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा 0 हो जाएगा, u हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर 2 गुने में -10 गुने में s, सब के सब SI मात्रक में है, यूनिट का भी आपको ध्यान में रखना है। s इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई -20, तो ये हो जाएगा 25 और 5 चौके में 20, यानी कि ये है 1.25 मीटर। अब देखिए हमें चाहिए समय, है ना, कितना समय लगा।
तो समय हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास v है, a है, u है, t चाहिए, बहुत ही आसान है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारे पास 0 है, u हमारे पास 5 है, प्लस a हमारे पास -10 है और गुने में t है। तो यहाँ से t आएगा 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड। तो हमारा आंसर यहाँ पर b हो जाएगा। पहले हाइट पूछा है, ऊंचाई, उसके बाद कितना समय लगेगा, तो आंसर हमारा b हो जाएगा। ये है हाइट और ये है समय। कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए, जो मोटर बोट है वो झील में विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। विराम अवस्था से यानी कि u हमारा 0। नियत त्वरण कितना है, ये है a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने समय के लिए चलती है, 8 सेकंड के लिए मोटर बोट चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि s हमसे पूछा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, गति का दूसरा समीकरण लगाओ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो u t 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ हो जाएगा। a के स्थान पर 3 डालेंगे और t के स्थान पर 8 डालेंगे, तो t स्क्वायर है तो 8 गुने में 8 हो जाएगा। 2 चौके में 8 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 12 अठे 96 हो जाएगा, 96 मीटर। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह कितने समय बाद धरातल से टकराएगी। यह हमारा धरातल है। 20 मीटर की हाइट से, 20 मीटर की हाइट से, देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो है ये होनी चाहिए यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। ये 20 मीटर की हाइट से, ये जो हाइट है ये 20 मीटर है, यानी जो s है हमारा ये 20 मीटर है। यहाँ से इसको गिराया गया। जब भी बोल दे कि गिराया जाता है किसी हाइट से, मतलब u आपको 0 लेना है। और इस केस में देखिए, जैसे जैसे ये जो गेंद है ये नीचे आएगी, जो इसकी चाल है वो लगातार बढ़ेगी, या फिर बोल दो जो इसका वेग है, यहाँ पर जो चाल है वही वेग है, क्योंकि दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक नियत दिशा में, एक निश्चित दिशा में जो चाल होती है उसी को वेग बोलते हैं। यानी कि इसका वेग लगातार बढ़ेगा, इसका वेग लगातार बढ़ेगा। अगर लगातार बढ़ेगा, वेग में परिवर्तन होगा, मतलब त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर त्वरण जो है हम लोग लेंगे धनात्मक। क्यों? क्योंकि भाई गति भी नीचे की ओर है और त्वरण भी नीचे की ओर है, तभी तो लगातार वेग बढ़ रहा है। यानी जो त्वरण है हमारा वो धनात्मक है। और ऐसे केस में जो हम त्वरण लेते हैं वो हम लेते हैं प्लस g, यानी कि प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। तो सीधा सा आप याद रखो, जब हम किसी वस्तु को, जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तब हम a लेंगे -g, और जब हम किसी पिंड को नीचे की ओर गिराएंगे तब हम a लेंगे +g। -g इसलिए लेंगे क्योंकि ऊपर फेंकने के क्रम में समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो कम हो जाएगा, कम होता रहेगा, और नीचे फेंकने के क्रम में हम a बराबर +g लेंगे क्योंकि समय के साथ जो वस्तु का वेग है वो बढ़ता रहेगा। हमसे पूछा है कितने समय के बाद धरातल से टकराएगी, टाइम पूछा है हमसे, है ना, हमसे टाइम पूछा है। हमसे देखो u बराबर 0 दिया हुआ है, a बराबर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और s बराबर हमारे पास 20 मीटर है। हमसे समय पूछा गया है, कितने समय के बाद धरातल से टकराएगी। तो गति का जो दूसरा समीकरण है हम लोग उसे लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमें 20 दिया हुआ है, ये हाफ हो जाएगा, a के स्थान पर 10 लेंगे और हमें समय चाहिए। ये 2 पंचे में 10 हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। तो यहाँ से जो समय है वो 2 सेकंड लगेगा। बी हमारा आंसर। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, यानी जो प्रारंभिक वेग है वो u है, प्रारंभिक वेग u है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h है। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई h है, यानी कि जो s है हमारा वो h है, और अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद जो पिंड है, जो वस्तु है, ये रुक जाते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद उसके बाद वो नीचे आते हैं। हमसे क्या पूछा है? अच्छा, यही हमसे s पूछा है, s पूछा है, यानी कि ये h पूछा है। तो देखिए u है,
उसके बाद v हमें पता है, हमें ये चाहिए, और हमें a जो है मालूम है। मैंने आपसे कहा अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब हम a बराबर माइनस जी लेते हैं, अगर नीचे की ओर गिराया जाता है तब a बराबर हम प्लस जी लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर देखो हमें, यानी कि जो त्वरण है वो हमें दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर अपने मन से त्वरण ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर फेंकते हैं या नीचे गिराते हैं वहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होता है वो भी एक समान त्वरण होता है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लोग 10 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर की ओर फेंका गया है ना, तो a बराबर हम लेंगे माइनस जी। अब देखो हमारे पास a पता है, हमारे पास v है और हमारे पास u है, हमें s चाहिए। तो हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो 0 हो जाएगा, u हमें डायरेक्ट u के फॉर्म में ही दिया हुआ है। उसके बाद 2 है, a के स्थान पर माइनस जी डालेंगे और s हमें चाहिए, और ये जो s है यहाँ पर h के बराबर है, सवाल में h माना है इसे। तो h इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2g, यानी कि यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब चाहें तो ये याद रख सकते हैं, h मैक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मैक्सिमम इतने ऊंचाई तक वो पिंड जाएगा, मैक्सिमम इतने ऊंचाई तक जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने किसी पिंड को ऊपर फेंका है, तो मैक्सिमम कितना हाइट वो जाएगा, सीधा यहाँ पर u पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। g के स्थान पर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। देखिए इस सवाल में आपसे ये कहा गया है कि ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस है, इसमें आप देखो विराम अवस्था से गति आरंभ करके, मान लो ये हमारा समय यहाँ पर 0 सेकंड था, उसके बाद ये 8 सेकंड है, और उसके बाद ये 12 सेकंड है। तो विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके यानी u हमारा 0 है, और 8 सेकंड तक ये जो कार है ये इस त्वरण के साथ, इस नियत त्वरण के साथ जो है चलती है, यानी इस 8 सेकंड तक जो त्वरण है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 8 सेकंड तक है ना, इस पूरे बीच में समय कितना है 8 सेकंड। अच्छा उसके बाद देखिए क्या कहा गया, 8 सेकंड के बाद कार नियत वेग से गति करती है, यानी 8 सेकंड के बाद इसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है। 8 सेकंड के बाद त्वरण 0 है, क्यों? क्योंकि सवाल में बोल रखा है कि जो वेग है वो नियत है। 8 सेकंड के बाद ध्यान से सुनिए, 0 से स्टार्ट किया था, 8 सेकंड तक आते 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 इसके पास कुछ ना कुछ वेग हो गया होगा, क्योंकि पर सेकंड जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है ना। 8 सेकंड तक आते आते कुछ ना कुछ वेग तो हो गया होगा ना। अब जो भी वेग है वो परिवर्तित नहीं होगा, 12 सेकंड तक परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि बोल रखा है नियत वेग से। 8 सेकंड के बाद नियत वेग से, 8 सेकंड के बाद जो भी वेग है यहाँ पर उसके बाद परिवर्तन नहीं होगा वेग में, त्वरण 0 है। अब सवाल में पूछा है कि बताओ स्टार्टिंग से लेकर के 12 सेकंड तक कितनी दूरी कार चली है। क्या हम निकाल लेंगे? देखिए अगर आप इस टाइम इंटरवल में देखो, इस 8 सेकंड में देखो, तो हम यहां पर लगा सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये हाफ हो गया, a के स्थान पर 5 डालेंगे और t के स्थान पर 8 डालेंगे, तो 8 गुने में 8, 2 चौके में 8 हो जाएगा, 5 चौके में 20, 20 अट्ठे 160 मीटर, यानी 8 सेकंड में ये जो कार है 160 मीटर चल लेगी। अब इस वाले टाइम इंटरवल में आप देखो कि दूरी कितनी चली है। तो यहां पर देखिए त्वरण 0 है, नियत वेग है। मैंने आपसे पहले कहा था अगर मान लो त्वरण ही नहीं है जिस गति में, वहां पर अगर आपको चाल, दूरी, समय ये सब पूछे निकालने को, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। तो यहां पर आप निकालो, दूरी निकालो, चलो दूरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। लेकिन आपको स्पीड कहाँ पता है? देखिए टाइम तो पता है 8 से 12 सेकंड के बीच, यानी कि 12 - 8
4, लेकिन स्पीड नहीं पता है ना, तो सबसे पहले आप स्पीड निकालो। स्पीड जो 8 सेकंड के बाद स्पीड है वही स्पीड तो हम रखेंगे ना, क्योंकि 8 सेकंड के बाद तो स्पीड चेंज ही नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर स्पीड निकालो पहले 8 सेकंड के बाद। तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, ए हमारा 5 है और समय हमारे पास 8 है। 8 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है, तो 40 मीटर पर सेकंड। और इस 40 को आप यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 160 मीटर आएगा। तो ये 160 मीटर और ये 160 मीटर, 320 मीटर, यानी पूरे 12 सेकंड में जो है 320 मीटर कार चल लेगी। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को इतना पाता है, उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो ये मान लीजिए कि अब्दुल का घर है और ये अब्दुल का स्कूल है। अब जाने क्रम में वो पाता है कि जो उसकी औसत चाल रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और आने के क्रम में वो पाता है कि औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर रही है, जाने के क्रम में और आने के क्रम में। अच्छा, जाने के क्रम में मान लो कि डी डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो आने के क्रम में भी डी डिस्टेंस ही कवर किया जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो घर से स्कूल के लिए जाने और आने के क्रम में, दोनों के क्रम में बराबरी होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई डी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर किया, फिर से डी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर किया, जैसे सवाल होता है ना कि पहला 30 किलोमीटर जो है गाड़ी इस स्पीड से चली है, फिर अगला 30 किलोमीटर इस स्पीड से चली है, तो ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि समान दूरी जब अलग अलग चाल से चली जाए, वो वाले केस में आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड जब आपसे पूछा जाएगा, एक तो तरीका ये है टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सवाल पहले भी आ चुका है। वहां पर मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम करके, कि ऊपर में टोटल डिस्टेंस लिखो, नीचे में टोटल टाइम लिखो, ये मैं आपको बता चुका हूं। सेम टू सेम सवाल पहले आ चुका है, लेकिन यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे ये, जो कि इसी फॉर्मूले से आया है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, यहीं से सारा फॉर्मूला निकलेगा। 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, है ना। समान दूरी के लिए जब अलग अलग स्पीड से चला जाए तब, तो यहाँ हमारा v1 है और यहाँ हमारा v2 है। डालेंगे इस फॉर्मूले पर, 2 गुने में 20 गुने में 30 बटे में 20 प्लस ये हो जाएगा 2 गुने में 20 गुने में 30 और ये है 50। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, उसके बाद 5 चौके में 20, तो 2 चौके में 8 और 8 त्रिक 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस स्पीड से बना सकते, इस वाले फॉर्मूले से आप बना सकते हो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। कब लगाओगे ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुका हूँ। अब देखिए, जो हम लोगों ने गति के 3 समीकरण देखे हैं, s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद देखिए कुछ और भी समीकरण है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास नियत त्वरण दिया गया हो। एक तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूँ कैसे अप्लाई करना है। जब भी त्वरण जो है नियत हो, एक समान हो और आपको प्रारंभिक वेग पता हो, अंतिम वेग पता हो, तब औसत वेग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर डाला गया है। देख लो, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। एस एन एथ, यहाँ पर एन एथ होना चाहिए था, ये एस एन एथ इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। देखिए ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, देखिए एस एनथ का मतलब हो गया nवां सेकंड में तय की गई दूरी या फिर विस्थापन बोल दो। जैसे एक तो प्रश्न ये आता है कि 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, और एक सवाल आता है कि चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, 6वें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। दोनों अलग अलग चीज है। 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की और तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं।
इस सवाल से हम लोग समझते हैं, एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि u जो है हमारा वो 0 है, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करता है। जो त्वरण है हमारे पास वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पिंड द्वारा चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई? पिंड द्वारा चौथे सेकंड में जो s है ये हमें बताना है, और समय क्या है? फोर्थ सेकंड। फोर्थ सेकंड याद रखिएगा, 4 सेकंड नहीं है, फोर्थ सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये मान लो 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड। जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, उसका मतलब होता है यहां ऐसे 0 से लेकर के 4 सेकंड तक, 0 से लेकर के 4 सेकंड तक 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग से 0 से लेकर के 4 सेकंड तक कितनी दूरी तय की गई। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि चौथे सेकंड में कितनी दूरी चली है, यानी कि 3 से 4 सेकंड के बीच, सिर्फ इसके बीच आपको बताना है, ये हमारा चौथा सेकंड। तो 4 सेकंड बोला मतलब 0 से लेकर के 4, चौथा सेकंड बोला यानी 3 से 4 सेकंड के बाद, मान लीजिए तीसरा सेकंड बोलता यानी कि 2 से 3 सेकंड के बाद। तो आपको ये दूरी चाहिए। आप कैसे निकालेंगे? आप कुछ इस प्रकार निकाल सकते हो कि जो दूरी है चौथे सेकंड में, आप क्या करोगे, 0 से लेकर के 4 सेकंड का निकाल लो, 0 से लेकर के 4 सेकंड का निकाल लो, और फिर क्या करो, 0 से लेकर के ये 3 सेकंड का निकाल लो और घटा दो। यही कर सकते हैं ना। 0 से लेकर के 4 सेकंड में कितनी दूरी चली, उसमें से हम घटा देंगे ये 3 सेकंड में कितनी दूरी चली, तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। तो ये अंतर होता है 4 सेकंड में और चौथे सेकंड में, n सेकंड में और nth सेकंड में, n सेकंड में और nवें सेकंड में, 4 सेकंड में और चौथे सेकंड में, 5 सेकंड में और 5वें सेकंड में। ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। तो ये आप समझिए कैसे निकालेंगे। चलिए 4 सेकंड में निकालिए दूरी, 4 सेकंड में। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि u यहाँ पर 0 है। उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर, a के स्थान पर 4 है, और t हम 4 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो 4 चौके में 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 32 मीटर। यानी 4 सेकंड में जो है 32 मीटर दूरी तय की जाएगी। उसके बाद देखिए तीसरे सेकंड में निकालिए, तीसरे सेकंड के लिए लिखिए, तो देखो हाफ a के स्थान पर 4 और t स्क्वायर, समय हमारा 3 सेकंड है, तो 3 तिहाई 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके में 8, 18 मीटर, 18 मीटर। तो देखिए चौथे सेकंड में हमसे पूछा है, तो 4 सेकंड में जितनी दूरी चली जाएगी उसमें से घटा देंगे, 3 सेकंड में जितनी दूरी चली जाएगी 18 मीटर, यानी कि यह है 14 मीटर। आंसर हमारा 14 मीटर। लेकिन बार बार हम लोग ये थोड़ी ना करेंगे कि पहले 4 सेकंड का निकालेंगे फिर 3 सेकंड का निकालेंगे तब जाकर के माइनस करेंगे। हम इतना नहीं करने जाएंगे। इसी से बचने के लिए, इसी झंझट से बचने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वो है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमसे यहां पर पूछा है चौथे सेकंड में, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। nth सेकंड, तो जो हमारे केस में यहाँ पर nth है वो है फोर्थ, तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ सेकंड में निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर u के स्थान पर 0, क्योंकि u हमारा 0 है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया है 0। a के स्थान पर 4 डालेंगे, 4 बट्टे में 2, 2 गुने में जो n है वहां पर देखो 4 है, माइनस में 1, तो 2 गुने में 4 हो जाएगा, और ये देखो 2 चौके 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 14 मीटर। यानी 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में 14 मीटर जो है ये पिंड चल लेगा। एक और सवाल करते हैं। एक कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। त्वरण जो है वो ये है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कण द्वारा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। अब तीसरे सेकंड में s थर्ड पूछा है, यानी कि जो तीसरे सेकंड में दूरी चली है उसमें से घटा दो जो दूसरे सेकंड में दूरी चली है। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना करने नहीं जाएंगे। इसी से बचने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये u प्लस a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। u हमारा 0 है, a बाई 2 यानी कि 4/3 बट्टे में 2
उसके बाद 2n-1 है, 2n के स्थान पर 3 है। देख लो जी, यहाँ पर जो nth है वो हमारे पास ये थर्ड है, -1, तो ये 4/6 हो जाएगा, और ये 3 दूने में 6 और एक घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये 2 दूने में 4, 2 तिया 6, यानी कि 10/3। 10/3 मीटर जो है तीसरे सेकंड में कवर किया जाएगा, यानी 2 से 3 सेकंड के बीच में 10/3 मीटर डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 सेकंड का मतलब क्या है और तीसरे सेकंड का मतलब क्या है। एक और सवाल देखते हैं। एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, u हमारा 0 है। पिंड द्वारा चौथे और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? तीसरे सेकंड में और चौथे सेकंड में, सॉरी चौथे और तीसरे सेकंड में, यानी 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा और 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो 4th सेकंड में आप कैसे निकालेंगे? u + a/2 × 2n-1, s nth का फॉर्मूला यही है ना, u + a/2 2n-1। तो यहां देखिए u हमारा 0 है, a हमें पता नहीं है, चलो a को हम लोग a ही रहने देते हैं, तो a/2 2n-1 है, n के स्थान पर हम लोग 4 डालेंगे तो 4 दूनी में 8 -1 7 हो जाएगा। उसके बाद s थर्ड निकालो आप, यहां भी a नहीं पता है तो a/2, उसके बाद यहां पर 3 दूनी में 6 और -1 5 हो जाएगा। इसका रेशियो पूछा है, a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/5 हमारा आंसर हो जाएगा। रेशियो है 7/5, ये हमारा आंसर। एक कार सीधी रेखा में नियत त्वरण से गति कर रही है, सीधी रेखा में नियत त्वरण के साथ गति कर रही है। 135 मीटर दूरी तय करने में यह अपना वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड बदल देती है। 135 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो कार है जिसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड था, वो बदल करके 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस दूरी को तय करने में कार कितना समय लिया? हमसे समय पूछा है कि कितना समय लिया। SUVT हमें पता है, हमें चाहिए, सॉरी SUV हमें पता है, हमें T चाहिए। अब देखो, जो गति के हमारे पास 3 समीकरण हैं, सब में हमें त्वरण चाहिए। अब त्वरण तो हमें पता है नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें त्वरण की आवश्यकता नहीं होती है, और वो है S = U + V / 2 × में T। ये हमारे पास 135 है, U हमारे पास 10 है, V हमारे पास 20 है, बट्टे में 2, और समय हमें चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे, समय आएगा 135 गुने में 2 और बट्टे में ये 20 और 10 30 हो जाएगा। 2 से खत्म होगा 15 टाइम्स में, और 15 × 135 9 सेकेंड हमारा आंसर। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। एक कार जो कि विराम अवस्था में थी 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान रूप से त्वरित होती है, यानी 20 सेकेंड में जो है 140 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान रूप से त्वरित होती है, यानी जो अंतिम वेग है वो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दौरान कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, 18 8 144 होता है, 8 5 40 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। S = U + V / 2 × में टाइम। U 0 है, V है 40/2 और टाइम है हमारे पास 20, तो 2 दहाई का 20, 400 मीटर। डी हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 समाप्त होता है। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ पे आधारित ग्राफ को हम लोग समझेंगे और उस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को करेंगे। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको सब कुछ आ गया, सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब सवाल आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए इतने सारे सवाल करने जो है जरूरी है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 5 में। थैंक यू सो मच।